हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट 3 को कराएंगे जो 2024 का प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसके बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे खंड अ से। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ से टिक मार्क की तरह से नहीं लगाना है कि इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, उस पर आप टिक कर दें। यहाँ पर विधिवत आपको प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे और वो प्रश्न सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही उसका बहुविकल्पी प्रश्न होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया है, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहली संख्या दे रखी है आपको 26, दूसरी संख्या यहाँ पर दे रखी है आपको 156 और लासा दे रखा है आपको 156। आपको मासा ज्ञात करना है। तो मासा का फॉर्मूला होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे लासा। तो यहाँ पर पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या 156 और लासा दिया है यहाँ पर 156। 156 से 156 तो ये आ जाएगा 26। अतः इसका जो HCF यानी मासा जो निकलेगा वो 26 निकलेगा। ऑप्शन में 26 वाला सही है। ये अभी ऑप्शन में प्रश्न आया, ये प्रश्न हल करने के लिए भी आ सकता है 2 नंबर में, तो इसलिए मैं प्रत्येक प्रश्न को बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। आपके ये प्रश्न 2 नंबर या 4 नंबर के भी बन सकते हैं और ये बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं। तो इस तरीके से पहला जो प्रश्न मैंने कराया, इसका जो आंसर आया वो 26 है। तो समझ में आ गया होगा कि 26 आंसर किस तरीके से आया इसका। यहाँ पर हमने पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156, लासा 156 दिया है। मासा निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे लासा। 26 गुणा 156 बट्टे 156 कट जाएगा तो ये 26 बचेगा। इस तरीके से हमने याद। प्रश्न नंबर दूसरे में देखेंगे, यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याओं का युग्म। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनका मास इनके गुणनखंड केवल 2 हों, एक और स्वयं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या के कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये प्रश्न नंबर 2 के लिए अभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2 है। तो देखेंगे यहाँ पर 2 के गुणनखंड 1 और 2 से विभाजित होगा, 3 1 और 3 से, 5 1 और 5 से, 7 1 और 7 से, और 11 1 और 11 से, 13 1 और 13 से, 17 1 और 17 से, 19 1 और 19 से, 23 1 और 23 से। यानी इन संख्याओं में 1 से विभाजित हो सकती है और स्वयं से विभाजित होती है। उन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया जिनके गुणनखंड 2। लेकिन इस प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याओं के युग्म है, यानी दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। 14 संख्या हमारी कैसी है? भाज्य। 35 भी भाज्य, 18 भी भाज्य है और 25 भी भाज्य है, क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। तीसरी संख्या यानी 31 और 57। तो यहाँ पर यह संख्या 31 है, 31 के फैक्टर 1 और 31 स्वयं ही होंगे। 57 के फैक्टर भी 1 और 57 ही होंगे। यहाँ पर संख्या 93 लिखी थी, ये गलत लिखी थी उस बहुविकल्पी प्रश्न में, मैंने यहाँ पर सही कर दिया। यहाँ पर है संख्या हमारी 97 है और ये 32 और ये हो जाएंगे 62। तो ये संख्याएं ये भी कैसी हैं? भाज्य संख्या है, युग्म है। ये भी भाज्य संख्याओं के युग्म है, ये भी भाज्य संख्याओं के युग्म है, लेकिन ये संख्या हमारे अभाज्य संख्या है। दोनों ही संख्या कैसी हैं? अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? सी वाला। ये वाला ऑप्शन हमारा
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं हम 3 को। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है, पहले से इरेज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है बिंदु 5 और -12 और 0 के बीच की दूरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, बहुविकल्पी प्रश्न में दे रखा है बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी। मैंने आपको बताया इस तरीके से आप ए के निर्देशांक लिख दो, यहाँ पर बी के लिखें। ये लिखा हुआ है आपका 5, 0 और यहाँ पर लिखा है -12, 0 और इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी। ये हमारा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। इसके बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो ये बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 3 को करा रहे हैं हम। तो ये x1 बराबर के दिया है आपका 5 और y1 बराबर के 0, x2 बराबर के दिया है आपका -12 और y2 बराबर दिया है 0। फॉर्मूला हमारा जो होता है d बराबर के अंडररूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 कितना है, -12 और x1 ये हो जाएगा -5 का वर्ग और ये y2 0 है, 0 माइनस 0 का वर्ग। तो ये संख्या हो जाएगी -17 का वर्ग और प्लस यहाँ पर संख्या हमारी जो होगी ये 0 ही हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्ग घटाएंगे तो भी 0 ही संख्या रहेगी। इसे वर्ग करेंगे तो ये 17 हो जाता है हमारे कितने का, 17 का वर्ग करेंगे तो 289 और ये तो 0 है, 0 का तो कोई, अगर इसमें 0 जोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। 17 यानी 289 हो गया 17 का वर्ग। तो यहाँ पर जो 289 इसके फैक्टर करेंगे तो ये होंगे हमारे 17 गुणा 17। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 17, यानी इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 17 होगी। इस तरीके से हमारा जो आंसर निकल के आ गया। ये x1 y1 और x2 y2 मानेंगे तो फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 -17, x1 है यहाँ पर -5, या प्लस के 5 है लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का होता है, इस वजह से यहाँ 5 प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग। 12 5 17 का वर्ग हो जाएगा और ये 0 का वर्ग 0 ही रहेगा और 17 का वर्ग 289, 0 जोड़ेंगे तो भी संख्या 289 रहेगी। 289 17 गुणा 17 तो ये आ गया आपका 17, यानी इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 17 होगी। अब यहाँ पर देखा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। यहाँ पर है सबसे छोटी से छोटी संख्या। जब भी आपसे ये पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए तो सदैव वहाँ पर हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो वहाँ पर हम एचसीएफ निकालते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो दे रखा तीसरा कराया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। छोटी से छोटी पूछी है तो हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 से 35, 56 और 91 का यहाँ पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम किस तरीके से, आपको एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से होता है और एक भाग विधि से। सीधे जो निकालते हैं वो भाग विधि ही कहलाती है। इस तरीके से अभाज्य 56, 91। जैसे अब हम इसके फैक्टर करते हैं, देखिए 2 से ये विभाजित तो 35 नहीं होगी, 56, 2 दूना 4, 2 8 16, 91 नहीं होंगे। फिर 2 से विभाजित करेंगे, ये 35, ये 14 और ये 91। अब हम फिर 2 से विभाजित करेंगे
तो ये 35, ये 7 और ये 91। 5 से विभाजित करेंगे तो ये 7,7 और यहाँ पर 5 से विभाजित 91 नहीं होंगे। 7 से विभाजित करेंगे 1 1 13, यहाँ पर हो जाएगा 7 1 7, बचेंगे यहाँ पर कितने 2 21, यानी 13 7 91 होते हैं 13 से इसे विभाजित करेंगे तो 1 1 और 1। इस तरीके से हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 हो जाएंगे और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 यानी 280 गुणा 13। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 13 8 104, हासिल 10, 13 दूनी 26 और 26 और 10 36। ये इसका आ गया एलसीएम। लेकिन उसने कहा है प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, तो हमें क्या करना है, इसमें 7 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे। तो ये संख्या है हमारी 36 40 प्लस के 7। तो यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हो जाएगी हमारी 36 47। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले जब ये पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या तो हमें यहाँ पर निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम निकाल करके ऐसे पूछा जाए प्रत्येक संख्या में 7 शेष बचता है, तो शेष जो बचता है उसे एलसीएम निकालने के बाद उस संख्या में जोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने इसका एलसीएम निकाला और इसमें 7 जोड़ दिए। अब ये है हमारे 3647। अब आप इसमें 35 से भाग कीजिए तब भी 7 शेष बचेगा, 56 से भाग देंगे तब भी 7 से बचेगा, 91 से भाग देंगे तब भी यहाँ 7 ही शेष बचेगा। तो इस तरीके से मैंने ये प्रश्न 4 करा दिया। समझ में आ गया होगा आप सभी के। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 को। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ये समांतर श्रेणी से है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां कराता हूँ मैं। तो यहाँ पर 8 के प्रथम 15 गुणज क्रमशः कैसे लिखे होंगे, क्रमशः ये होंगे 8 है, 16 है, 24 है और यहाँ पर 32 है डॉट डॉट। इस तरीके से ये लिखे हैं आपके। और ये 15 कितने हैं, तो 15 यहाँ पर लिखे हैं। केवल 8 के 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a बराबर के 8 और ये जो d निकालते हैं, d होता है हमारा a2 माइनस a1 यानी 16 माइनस 8। तो ये भी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 8। यहाँ पर दे रखा है हमें n बराबर के दिया है 15। कितने गुणज हैं 15। तो यहाँ पर n बराबर के 15 दे रखा है, तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, इनका योगफल। तो फॉर्मूला होता है हमारा Sn बराबर के n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला होता है हमें अगर योगफल का है। तो निकालेंगे n यानी 15 दे रखा है हमारा और बट्टे 2, और यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा a का मान 8 है प्लस n 15 माइनस 1
गुणा 8। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 और 8 दूनी 16 प्लस 14 गुणा 8, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15/2, यहाँ पर 16 और प्लस 8 चौक 32 और 8 और 3 11, यानी 14 8 112 होते हैं। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15/2, इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमें 6 और 2 8 और 1 और 1 2 और 1, इसे हम 2 से विभाजित करते हैं 6 और 4, तो ये होगा 15 गुणा 64, 15 चौक 60 और 15 छक्के 90 और 90 और 6 96, इतना योगफल हो जाएगा। यहाँ पर यदि 8 के केवल 15 गुणज लिए गए हैं, प्रथम 15 गुणज हैं, तो 8 के गुणज होंगे 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, इस तरीके से 15 तक गुणज होंगे। तो यहाँ पर हमने ए, पहला पद ए, प्रथम पद ए हो गया। डी यानी सार्वंतर, इसका सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी ये A1 ये A2 A3 इस तरीके से है। तो यहाँ से हमने A2 माइनस A1 किया तो ये 16 माइनस 8 तो 8 आ गए। तो ये जो निकल के आ गया 8, ये तो है हमारा डी। और एन क्या है, कितने पद हैं, पद कितने हैं 15। तो SN ये यानी ये समानता श्रेणी का फॉर्मूला होता है योग का, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 15/2, यहाँ पर 2, ए की जगह पर 8 प्लस एन की जगह पर 15 माइनस 1 डी की जगह पर 8। यहाँ 15/2, 8 दूनी 16 हो गए प्लस 15 में से 1 गया 14, यहाँ पर 8, 15/2 और ये हो जाएंगे आपके 15/2 यहाँ पर लिखे हुए और 14 8 112 और 16 और 112 जोड़ेंगे 128, 2 से आपने काट दिया 64, 15 गुणा 64 किया तो 15 चौक 60 हो जाएंगे और 15 छक्के 90 और 6 हो जाएंगे 96। इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन होगा इसका कौन सा हो जाएगा, 960 वाला जो आंसर है वो बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ये है x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0, एक मूल दिया यानी x बराबर -2 रखने पर x के स्थान पर -2 रखेंगे, -2 का वर्ग प्लस 2 गुणा -2 माइनस p बराबर 0, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस p बराबर 0, 4 से ये 4 कैंसिल तो माइनस p बराबर 0, तो ये p बराबर हो जाएगा 0, यानी p का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0। यहाँ पर 0 ऑप्शन वाला होगा वो बिल्कुल एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु दिए हैं 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ पूछे गए हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु ये समदूरस्थ है 5, -2 और ये दे रखा है हमारा -3, 2 से समान दूरी पर है। तो मैं यहाँ पर एक रेखा ऐसे बना देता हूँ, ये a है, ये b है, a के निर्देशांक हैं 5, -2 और b के जो निर्देशांक है -3, 2।
ये समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है C। इसके जो निर्देशांक उसने कहा है x अक्ष पर निर्देशांक उसने दिए हैं, तो ये x, 0। अब ये समदूरस्थ है यानी AC, आप इसे C मान सकते हैं या इसे P मानेंगे। AP और BP के बीच की दूरी समदूरस्थ के लिए यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप AP बराबर BP। AP बराबर BP हमें जो निकालनी है इसके बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी और BP की दूरी। तो ये तो हो जाएगा x1 y1, ये x2, ये y2, यहाँ पर x1 और ये y1। तो AP के बीच की दूरी आप लगाते हैं तो ये अंडर रूट में हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ BP के बीच की भी दूरी लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे AP में, AP के बिंदु ये दे रखे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है हमारा 0 और y1 दिया है माइनस, और माइनस पहले से तो प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब हमें BP के लिए यहाँ पर है x2 यानी x1 दिया है -3 और पहले से माइनस हो जाएगा तो प्लस के 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 यहाँ पर 0 दे रखा है, y1 -2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो मैं इसे सॉल्व करने से पहले इस दोनों तरफ का वर्ग कर देता हूँ। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, आप चाहते तो यहीं पर वर्ग कर देते तो यहाँ से ये करड़े हट जाते। तो यहाँ से देखेंगे वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में जो लिखा हुआ है x माइनस 5 का वर्ग, x माइनस 5 का वर्ग प्लस ये 0 से हट जाएगा तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भी x प्लस 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। इससे ये रूट कट जाएगा, इससे ये रूट कट जाएगा। बचेगा हमारे यहाँ पर x माइनस 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर, यहाँ बचेगा x प्लस 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का वर्ग करें यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग -2 गुणा x गुणा 5 प्लस 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा x गुणा 3 प्लस 2 का वर्ग यानी 4। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये x स्क्वायर प्लस के 5 का वर्ग 25 माइनस के 5 दूनी 10x प्लस के 4 बराबर के x स्क्वायर प्लस के 9 और प्लस के 6x प्लस के 4। इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व किया। अब इससे आगे ऊपर देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इसे। यहाँ पर है देखिए, चाहे तो हम इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को काट देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 25 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 29, तो माइनस के 10x प्लस के 29, यहाँ पर प्लस बराबर में 6x और ये 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा माइनस के 10x माइनस के 6x
बराबर 13 माइनस के 29, ये हो जाएंगे माइनस के 16 x बराबर, इसे घटाएंगे तो ये भी माइनस के बचेंगे 16, क्योंकि 9 में से 3 गए तो 6 और 2 में से 1, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 16/16 कट गया एक बार, तो जो x का मान आ गया 1। यहाँ पर जो x का मान है 1, तो इसके जो बिंदु पूछे हैं उसमें पूछा क्या है, समदूरस्थ हैं, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, यानी p के निर्देशांक, p के निर्देशांक p के निर्देशांक है x, 0, तो यहाँ पर x का जो मान निकल के आ गया वो 1 है, 1, 0, इस तरीके से इसका आंसर है। तो इसमें 1, 0 ये निर्देशांक होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर जो 7वां था, जो आपको इस तरीके से करना है, AP और BP के बीच की दूरी निकालेंगे दोनों में, और निकालने के बाद यहाँ पर आपके x का मान आ जाएगा, फिर आप उसी बिंदु पर रखेंगे जहाँ x, 0 माने हैं, तो x का स्थान पर रखेंगे 1 और 0, तो ये निर्देशांक आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख सकते हैं आप। अब मैं इसी क्वेश्चन नंबर 8 को कराते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न आपके 4 नंबर और 2 नंबर में भी आते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रश्न आपके बहुविकल्पी में ही आए, ये आपके प्रश्न 2 नंबर में, 4 नंबर में भी आ सकते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 2x² - 5x + के 4 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये मूल वास्तविक हैं, समान हैं, काल्पनिक है, यह सब पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जैसे ही आप तुलना करोगे तो a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 4, तो यहाँ पर विविक्तर होता है d बराबर के b² - के 4ac, b के स्थान पर रखेंगे -5 का वर्ग -4 गुणा a की जगह पर 2 और c की जगह पर 4, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 चक यानी 4 दूनी 8, 8 चक 32, यहाँ पर 32 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो मान निकल के आ जाएगा 12 में से 5 7, इसका मतलब माइनस के 7 आ जाएगा। तो ये जो d बराबर जो निकला है वो कैसा है, छोटा है यानी 0, बड़ा है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है। मूल इसके कैसे हैं, इसकी प्रकृति है यानी काल्पनिक है, इसके मूल काल्पनिक निकल के आ गए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और माइनस जब आता है, यदि यहाँ पर ऐसे आ जाता d बराबर 0, तो ये मूल कैसे होते, वास्तविक होते और बराबर होते, वास्तविक और बराबर। लेकिन यहाँ पर d का मान 0 नहीं आया, या फिर ऐसे होता d बड़ा होता 0 से, तो ये मूल कैसे हो जाते हमारे, मूल वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और असमान हो जाते, यानी अलग अलग मूल निकलते हैं। और जब d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक
होते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, मूलों की प्रकृति है काल्पनिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज कैसे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यदि इनकी संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। देखिए समरूप त्रिभुज तभी हो सकते हैं उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं भी समानुपात में होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी यानी ये वाला ऑप्शन सी वाला सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पर 9 तक करा दिए। अगले क्वेश्चन देखेंगे, आगे के भी प्रश्न इसी प्रकार से हल करेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, चित्र में ODC समरूप है त्रिभुज OBA यदि कोण BOC बराबर 125 है और कोण CDO बराबर 70 है तो कोण OAB का मान क्या होगा। OAB ये मान आपको ज्ञात करना है, ये वाला, इस मान का कितना मान होगा इसमें। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 वाले को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कोण 1 मान लेता हूँ तो यहाँ से कोण 1 और 125 यानी DOC और COB, तो ये हो जाएगा कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 रैखिक युग्म से। तो यहाँ से कोण COD यानी इसे कोण 1 माना है मैंने और ये प्लस 125 है बराबर 180, कोण 1 बराबर 180 माइनस 125, कोण 1 बराबर ये जो निकल के आ गया कोण 5 और 7 में से 2 5, 55 अंश आ गया। ये कोण कितना निकल के आ गया, 55 अंश आ गया, 55। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण कैसे निकला है, त्रिभुज के तीनों कोणों से। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज DOC से निकालेंगे। तो त्रिभुज DOC से निकालने पर ये हो जाएगा कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों से। तो यहाँ से कोण D का मान 70 दिया है प्लस C का मान हमें निकालना है कोण C प्लस इसका मान दिया है 55 बराबर 180। तो कोण C प्लस 5 और 7 और 5 12 125 बराबर 180, कोण C बराबर 180 माइनस 125, कोण C बराबर 55 अंश में। ये कितना निकल के आ गया, 55 अंश निकल के आ गया। हमें मान निकालना था ये वाला कोण। तो ये दोनों रेखाएं कैसी, ये कोण 55 अंश का है तो ये वाला कोण भी कैसा हो जाएगा, 55 अंश का होगा। और दूसरी बात यहाँ से ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो ये कोण समरूप हैं, यहाँ दिया है पहले से, यहाँ पर त्रिभुज AODC समरूप हैं त्रिभुज OBA के। तो यहाँ से कोण D है वो बराबर होगा कोण B के और कोण C है वो बराबर होगा कोण A के और ये कोण O है वो कोण O, ये उभयनिष्ठ यानी दोनों में मिला है। तो हमें कोण C का मान ज्ञात करना था, कोण A का मान। तो कोण A का मान कितना हो जाएगा, कोण C का मान कितना निकला है 55। तो यहाँ पर अतः कोण A बराबर कोण C, तो कोण A बराबर C का मान निकला 55। तो हमें जो कोण A निकला ये 55 अंश निकल के आ गए। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ये वैसे भी आपने इतना जो सॉल्व नहीं करते तब भी ये सॉल्व हो जाता, केवल समरूपता दिखा करके।
लेकिन मैंने यहाँ पर आपके कोण निकाल करके भी बता दिए किस तरीके से हल करते हैं। जब ये समरूप हैं तो आपको ये पता चल गया ये कोण डी बी के बराबर है, कोण सी किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ पर ए का मान कितना आएगा, सी का जो है मान वही आएगा, और कोण ओ दोनों में वहनिष्ठ है। तो इस तरीके से कोण ए का मान आ गया हमारा 55 अंश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि साइन, क्वेश्चन नंबर 11 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इनका जो मान है 0 से बड़ा और 90 के से छोटा है, इन दोनों के बीच में ही इस थीटा का मान आएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, साइन थीटा बट्टे ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर बचेगा 1। ये ऐसे कह ले दोनों तरफ कॉस थीटा से हमने भाग दिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा आपका कितना, कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्या लिख दिया, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर, ये हो जाएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल तो 1, और टेन थीटा ये होता है हमारा टेन 45 का मान, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर के 45, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इस तरीके से इसका मान आ गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो सरल है, मैं यहाँ पर करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ये दे रखा है हमारा साइन 15 अंश बट्टे कॉस 75 अंश। तो हम इसमें से किसी एक पद को तोड़ देते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ साइन 90 माइनस 75। यदि 90 में से 75 गई तो कितना बचेगा 15, और ये हो जाएगा हमारा कॉस 75। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस 75 बट्टे कॉस 75, इससे ये कैंसिल, तो इसका मान आ गया 1। इस तरीके से इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 वाला आंसर सही होगा। इसमें कितना आएगा 45, इस वाले में कौन सा आएगा 55। यहाँ से क्वेश्चन नंबर मैंने आपके 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर इधर को जाएगा तो ये किसका मान हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अभी जो इससे पहले प्रश्न किया था सेम उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा और बराबर ये 1। ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर टेन 45, तो थीटा बराबर के 45। थीटा का मान 45 आ गया। हमें क्या सॉल्व करना है उसे देखेंगे। हमें सॉल्व करना है साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। थीटा के स्थान पर हमें कितना रखना है 45। साइन की घात 4 और यहाँ पर 45 प्लस कॉस की घात 4 यहाँ पर 45 थीटा का मान। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 किसका मान होता है √2 की घात ये 4 हो जाएगा प्लस कॉस 45 का भी मान यही होता है हमारा 1/√2 इसकी घात भी 4।
इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2। तो इसे सॉल्व किया तो 2 आ गए, इसे सॉल्व किया तो 2 आ गए, तो इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब रूट गुणा रूट 4 बार करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना हुआ 4, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर के, इसे इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/4 और काट देंगे इसे 1 बार, इसे 2 बार, तो आंसर होगा 1/2। इस तरीके से हमारा जो मान इसका जो आएगा वो कितना आएगा 1/2 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम यहाँ पर 13 हो गया, 14 वाले क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसे इरेज कर देते हैं। त्रिकोणमिति के प्रश्न ही बहुत सरल होते हैं, लेकिन उनके फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं तो सिंपल हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर लिखा हुआ है sec a + tan a और यहाँ पर है 1 - के sin a का मान क्या है। तो मैं इसे लिखता हूँ sec a को 1 cos a का फॉर्मूला होता है ये, tan किसका होता है sin a बट्टे cos a, cos a का फॉर्मूला होता है और यहाँ पर दिया है हमारा 1 - sin a। एलसीएम लिया तो ये तो हो गया हमारा cos a और cos a का भाग cos a 1, तो 1 + cos a का भाग, तो ये 1 का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा sin a और यहाँ पर 1 - sin a, तो ये 1 + sin a 1 - sin a, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा a + के b और a - b, तो ये फार्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पर a का वर्ग माइनस sin a का वर्ग बट्टे cos a। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin² a, क्योंकि 1 का वर्ग 1 रहेगा और ये हो जाएगा हमारा cos a। तो 1 - sin² ये होता है हमारा cos² a बट्टे cos a। cos² इसे 2 बार लिख सकते हैं हम, cos a इंटू cos a बट्टे cos a। cos a से cos a कैंसिल, तो बचेगा हमारा cos a। ये इसका आंसर आ जाएगा इस वाले प्रश्न में। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा cos a वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे चित्र बना हुआ है, अच्छा प्रश्न है, दिया है चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण है की माप क्या होगी। यानी इनके जो कोण बनेंगे अवनमन कोण, इसकी माप क्या होगी। ये अवनमन कोण आपको ज्ञात करने। तो पहले हम इसमें देखते हैं, पहले त्रिभुज PQO से, ये त्रिभुज PQO से यहाँ पर दिया है कोण P = 60 और कोण Q = 90। तो हम यहाँ से कोण O का मान निकाल देंगे। कोण ये है हमारा POQ, ये निकालना है। तो जब ये बताइए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो कोण P + कोण Q + कोण POQ बराबर 180। P का मान यहाँ पर दिया है 60, Q का मान दिया है 90 प्लस O कोण POQ हमें ज्ञात करना है बराबर 180। जोड़ देंगे तो ये 150 प्लस कोण POQ बराबर 180
तो कोण POQ बराबर 180 माइनस के 150, कोण POQ बराबर ये हो जाएगा हमारा 30। यहाँ पर जो कोण ये निकला है POQ का मान जो निकला है ये वाला, वो कितना है 30। जब ये 30 अंश का है, केवल ये वाला ऐसे इधर समझे, ये 30 अंश का है इतना कोण, तो अवनमन कोण कितने का होगा, 30 अंश का हो जाएगा। P का मान जो निकलेगा अवनमन कोण कितना होगा, 30 का। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ABO से, यहाँ पर भी कोण O दे रखा है, यानी कोण AOB बराबर के 45, कोण B बराबर के दिया है 90 और कोण A ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180। तो यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण AOB बराबर 180। यहाँ पर मैं इस कोण को क्यों लिखता हूँ, क्योंकि O पहले वाले त्रिभुज में भी आ रहा था और दूसरे वाले में, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर भी मैंने उसी प्रकार से लिखा है, कोण P कोण Q, ये तो सिंपल थे तो दिख रहे थे कि कोण ये है, और यहाँ पर ये कोण इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस दोनों में आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कोण लिखा है। A का मान हमें निकालना है, कोण A, B का मान 90 दे रखा है, इसका मान आपको 45 दे रखा है, बराबर 180। तो कोण A प्लस जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 135 बराबर 180। तो ये कोण A बराबर 180 माइनस 135, कोण A बराबर के 45। तो यदि यहाँ पर कोण कितने का निकल के आया, ये पूरा 45, तो ये वाला भी कोण कितना होगा, 45। तो उसने जो पूछा है सवाल में, उसने पूछा A तथा P से देखने पर अवनमन कोण कैसे होंगे। तो ये कोण होंगे अवनमन कोण A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी, एक ही होगी, यहाँ पर एक ही निकल के आ गई 45 अंश, और P की निकल के आ गई 30 अंश, 45 और 30 होंगे। A और P का मान पूछा है, तो A का निकला था हमारा यहाँ पर 45, P का मान जो निकला था यहाँ पर, जो P का जो अवनमन कोण था वो है हमारा 45। इस तरीके से इसके अवनमन कोण निकल आए 45 और 30। तो समझ में आ गया होगा आपके, एक बार फिर से आप इसे समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर पहले ये त्रिभुज लिया PQO से है, तो ये 90 दिया, ये 60, तो ये 30 निकल आएगा। जब ये 30 है तो अवनमन कोण इसका 30 हो जाएगा। ये 90, ये 45 है, दोनों को जोड़ो 135, तो ये वाला कितने का आ जाएगा, 45 का। और यहाँ पहले से अगर इस कोण को भी नहीं निकालते तो ये तो वैसे ही दिख रहा है, ये 45 अंश का कोण है अकेला। जब ये 45 का है तो ये 45 है। यहाँ पर अगर नहीं 45 निकलते तो ये ऐसे ही दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बना हुआ है ये 45 अंश का है, तो ये वाला कोण भी A का 45 ही होगा। फिलहाल मैंने इसे भी पूरा सॉल्व कर दिया, इसका भी मान A का भी निकाल दिया था, लेकिन इसमें पूछा अवनमन कोण था, तो अवनमन कोण भी इसका 45 ही निकला। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपको हल कराया जा रहा है, आप अच्छे से इन्हें समझें। ये 2 नंबर और 4 नंबर में भी आ सकते हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। किसी त्रिभुज ABC में C कोण समकोण दे रखा है 90 अंश और tan A बराबर 1/√3 है, तो sin A और cos A प्लस cos A sin B का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
ये है हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें दिया है सी, ये सी है और यहाँ से हम ए और बी सी इस तरीके से रख लें। तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो tan ए बराबर के 1/√3। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार। यहाँ से जो लंब है वो कितना है, 1 है। आधार कितना है हमारा, √3। हमें इसमें क्या निकालना है, कर्ड ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर लंब दिया है हमारा 1 का वर्ग, आधार दिया है हमारा √3 का वर्ग। तो 1 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे 4। किसके बराबर निकल के आए, k² बराबर। तो k बराबर √4। तो k बराबर √ में 2 × 2। तो k का मान आ गया हमारा 2। k का मान आ गया 2। अब हमें इसमें से मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करने हैं sin a का मान ज्ञात करें तो sin a बराबर होगा लंब बट्टे कर्ड। तो लंब इसमें दिया है 1 और कर्ड a के लिए, क्योंकि a के लिए ये लंब है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। cos a बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ड। तो आधार है हमारा इसमें √3, कर्ड है 2। अब हमें निकालना है साइन b के लिए। ये होता है लंब बट्टे कर्ड, लेकिन यहाँ पर b के लिए, अब ये b के लिए पूछा जा रहा है तो ये लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2। और cos b के लिए आधार बट्टे कर्ड। अब cos b के लिए आधार ये होगा 1/2। हमें मान निकालना है। दे रखा है sin a cos b + cos a sin b। तो sin a का मान दिया था हमारा 1/2 और cos b का मान भी 1/2 प्लस cos a का मान √3/2 और sin b का मान √3/2। सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाए, हाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस रूट से रूट हट गया तो ये 3/2 हो जाएगा। और 2 दूना 4, सॉरी यहाँ पर भी गलती कर, ये हो जाएगा 2 दूना 4, रूट से रूट हट गया। तो इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। तो ये 1 + के 3, तो ये 4/4। 4 से 4 काट देंगे तो ये 1 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1 आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने tan a के जो मान दिया था आधार बट्टे लंब, यहाँ सॉरी tan a का लंब बट्टे आधार, लंब हमारा 1 है, आधार ये, कर्ड ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हमने sin a cos a और sin b और cos b के जो मान निकाले, मान निकाल करके हमें जो सिद्ध करना या दिया है उसका मान निकालना है। sin a की जगह पर 1/2, cos b की जगह 1/2 रखा है हमने, cos a का मान √3/2 दे रखा है, sin b का मान भी √3/2। सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 + 3 = 4। ये 4/4 तो काट देंगे तो ये 1 आ गया। इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, यानी सुई की लंबाई
क्वेश्चन नंबर 17, सुई की लंबाई यानी त्रिज्या, सुई की लंबाई कितनी दे रखी है? r सेमी दे रखी है। और यहाँ से 1 मिनट में, तो यहाँ से 1 मिनट में कोण होता है वो 6 अंश का होता है। तो इसका मतलब थीटा का मान दिया है 6 अंश और त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर हमारी r। तो हमें यहाँ पर पूछा क्या गया, बनाए गए उसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये होता है थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर रखेंगे हम 6 और यहाँ पर 360 और यहाँ पर पाई है तो पाई रहने दें, पाई का मान। और यहाँ पर r की जगह पर ये r ही है, तो इसे काट देंगे, इसे कितनी बार? 6 यानी 60। तो इसका जो मान आ जाएगा पाई r स्क्वायर बट्टे 60, ये इसका आंसर होगा त्रिज्य खंड। इसके बाद पूछा है ये 18वां वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ 18 वाले प्रश्न को कराता हूँ। व्यास दिया है अर्धगोले का, अर्धगोले का व्यास दे रखा है हमारा 1/2, तो त्रिज्या हो जाएगी 2r बराबर 1/2। तो r बराबर 1/2 गुणा 2 1/4। इसके बाद हमें इसमें पूछा क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 पाई r की जगह पर रखेंगे हम 1/4 गुणा 1/4 2 बार रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 4 चक 16 पाई। तो 3/16 पाई, ये इसका आ जाएगा सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, इसे इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया होगा 18वां क्वेश्चन सरल था। यहाँ पर व्यास दिया था 1/2, तो यहाँ पर त्रिज्या जो निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 1/4 और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। r की जगह पर रखेंगे मान, तो इस तरीके से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यक और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 दिए गए हैं। तो ये दिया है हमारा माध्य दिया है हमारा 26.1 और माध्य दिया है हमारा, माध्य दिया था यहाँ पर 26.1 और यहाँ पर माध्यक दे रखा है हमारा 25.8 और हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर 3 गुणा माध्यक कितना दिया है 25.8 माइनस 2 गुणा 26.1। तो देखो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 की 4 यहाँ से 2
और 5 15, 15 और 2 17, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 1 अंक बाद माइनस 2 का करेंगे तो 2 1 2, 2 6 12, 2 दूना 4 और 1 5, 1 अंक बाद पॉइंट। इसमें से घटाएंगे तो ये 2 4 में से गया, 7 में से 2 गए तो 5 बचे और 7 में से 2। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इसका जो मान आ गया वो 25.2 निकल के आ गया बहुलक। यहाँ पर देखो माध्यक दिया था आपका, माध्य दिया था 26.1, माध्यक दिया है 25.8। फॉर्मूला होता है बहुलक का 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 गुणा माध्यक। ये स्पेशल फार्मूले में भी पूछ लिया जाता है कि इसका बहुलक का फॉर्मूला क्या है। 3 गुणा, यह माध्यक दिया 25.8 और माध्य दिया 26.1। 3 का गुणा अगर 25.8 में करते हैं तो ये 77.4 होगा और 26.1 का गुणा 2 में करेंगे तो 52.2। इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 25.2। ये आपका निकल के आ गया बहुलक। अब क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ये पूछा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, और यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो देखिए बारंबारता केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। ये माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, माध्यक भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही है और सी वाला सही है। तो इसका मतलब हुआ ये क्वेश्चन डी वाला आपका सही हो जाए। इस तरीके से मैंने आपको ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न थे 1 से लेकर के 20 तक आपको करा दिए थे। आपके समझ में आए होंगे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, 1 बार नहीं 2 बार लगातार प्रयास करें और अपनी पढ़ाई को 4 गुना करें। तो मैं निश्चित बता रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में नंबर 4 चांद लगा देंगे, ये मेरा वादा है। आप अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।